ये उपाय की फोर्थ क्लास है हिस्ट्री की। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स में 3 पावर्स के बारे में पढ़ा, रादर देन कि 4 पावर्स के बारे में पढ़ा हमने। कि पहला मुगल्स के बारे में पढ़ा था, सेकंड मराठास के बारे में पढ़ा था, और थर्ड हमने मैसूर किंगडम और थोड़ा बहुत निज़ाम के बारे में पढ़ा था। ये 4 पावर्स हो गई। अभी उसके बाद में मैंने एक पावर और बताई थी, नवाब। ठीक है, नवाबों के बारे में मैं आगे की क्लासेस में स्टार्ट करेंगे नवाबों के बारे में। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये तो 5 पावर्स थी जो इंडिया की पावर्स थी, जो ब्रिटिशर्स के सामने थी कि भाई हमको इंडिया पे राज करना है, भारत पे राज करना है। तो ये 5 पावर्स हैं, इनको हमको हटाना रास्ते से। कौन सी? मुगल, सेकंड मराठा, थर्ड निज़ाम, फोर्थ मैसूर, पांचवा नवाब। ठीक है, 4 को तो हटा चुके हम, मतलब देख चुके हम लोग, पढ़ चुके। एक बचे हैं, कौन से? नवाब। तो नवाबों के बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है, अभी इसी क्लास में। इसमें नहीं, आगे वाली क्लासेस में जान लेंगे। म्यूट कीजिए आप लोग। झाले होते मग झालं नाही, अजून झालं सुरू झालं। करिश्मा म्यूट रखिए अपना, ठीक है। तो नवाबों के बारे में हम थोड़ी सी आगे की क्लासेस में जान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तो होगी इंडिया की पावर्स। अंग्रेजों के सामने इंडिया की पावर्स के अलावा फॉरेन की भी कुछ पावर्स थी। जैसे बाहर से आए हुए सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, मैं बात पहले भी बता चुका। बाहर से फ्रेंच भी आए थे, बाहर से पोर्चुगीज भी आ गए थे, बाहर से डच भी आए थे, ठीक है, डेनिश भी आए थे। तो ये बाहर की कंट्रीज ने भी आना स्टार्ट किया कर दिया था। तो इनकी भी वजह से उनकी राइवलरी थी उनके साथ में, तो उनको भी उनको साइड में करना था। तो ठीक है, हम लोग फोर्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बाहर के लोग, यूरोप के लोग भारत में आए, वो क्यों आए, उनको क्या इंटरेस्ट है इंडिया में, और उन्होंने किस तरह से यहाँ के लोगों को पर राज करना स्टार्ट किया, और बाद में हम लोगों ने किस तरह से आज़ादी प्राप्त की। ये देखो झंडा, इसको देख रहे हो नहीं देख रहे हो आप लोग? ये फाइनल हमारी आज़ादी का झंडा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से चलते चलते और आज़ाद कराएंगे भारत को, ठीक है। तो अभी तो फर्स्ट फेज में तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अंग्रेज आए हैं, ठीक है, यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई हैं। फिर वो क्या करेंगे, एक फर्स्ट यूरोपियन पावर्स ने क्या किया कि जैसे 5 यूरोपियन पावर्स आई बाहर से, है ना। तो पांचों यूरोप, 5 और एक 6 आई थी एक्चुअल में। तो इन पावर्स ने आपस में लड़ाई वड़ाई की, पहले तो आपस में एक दूसरे को हटा दिया। फिर एक पावर बची, ब्रिटिश पावर, इसने फिर जाके और जो भारत की 5 पावर्स थी उनको साइड में कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इंडिया हमेशा से धन धान्य राज्य रहा है, स्टेट कंट्री रहा हमेशा से। पहले ये इसको सोने की चिड़िया बोलते थे, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो क्या था कि भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से पहले भी थे, ठीक है, बहुत, मतलब ये मान लो कि जब अंग्रेज आए थे उससे भी बहुत पहले, वास्को डी गामा आया था उससे भी बहुत पहले। तो ये जो मैप आप यहाँ से देखेंगे कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, ये अरब है, और ये है यूरोप। ये पूरा पोर्शन है यूरोप, ठीक है। तो पहले भारत का रिलेशनशिप इन सब के साथ में था, अरब के साथ में भी व्यापार करता था और यूरोप के साथ में भी हजारों सालों से कर रहा है व्यापार। और किस चीज़ में व्यापार करता था? इनके मसाले, बड़े स्पाइसेस है ना, ये बड़े फेमस थे वर्ल्ड भर में, ठीक है। और उसके अलावा कॉटन था, टेक्सटाइल था, है ना, कपड़े का व्यापार, इन सब में भारत बहुत आगे था। और इस वजह से यहाँ के राजा बहुत धन्य धान्य से परिपूर्ण थे। तो ब्रिटिशर्स का क्या, इस पर नज़र गई। ब्रिटिशर्स को लगा यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, ब्रिटिशर्स है, पोर्चुगीज है, और फ्रांस के लोग हैं, डेनमार्क के लोग हैं, इन्होंने सोचा कि यार ये कौन सी कंट्री है इस साइड में, इसके पास जाया जाए और यहाँ पे अपना बिजनेस किया जाए। पहला इंटरेस्ट उनका क्या था? बिजनेस, कि हम लोग क्या है, हमारे पास में आता है। तो ये क्या करते थे, नॉर्मली मान लो कि कपड़ा जाता था, तो कपड़ा अरब वाले खरीदते थे इंडिया से, ठीक है, फिर अरब वाले बेचते थे यूरोप में। तो क्या हुआ यहाँ पे जाके, इनको क्या फ़ायदा हुआ? इनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यूरोप वालों को, ठीक है। तो जब इनको फ़ायदा नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा कि यार ये डायरेक्टली हमारे पास में आता नहीं है, तो हम लोग इस चक्कर में लॉस खा रहे हैं।
ठीक है, अरब की कंट्रीज से या यहाँ पे रोम है उनके थ्रू आता है। तो इस वजह से देखो जो भी कपड़ा वपड़ा इधर से जाएगा तो यहाँ पे कोई स्टेट होगा वो टैक्स लगा देगा, यहाँ पे कोई होगा वो टैक्स लगा देगा, हर कंट्री में टैक्स लगते लगते। जब यूरोप में जाएगा कपड़ा वपड़ा, कपड़ा मसाले सब कुछ, तो क्या होंगे वो बहुत महंगे पड़ जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि यार बहुत महंगा भी पड़ता है, बिजनेस भी डायरेक्ट ठीक से नहीं हो पाता। यहाँ के व्यापारी जब इन चीज़ों को खरीदते थे तो उनके मार्केट में इतना प्राइस नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो ऑलरेडी जब इंडिया से आता था बहुत महंगा पड़ गया था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्ट जाके इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग जाएंगे इंडिया और इधर से जाके और लैंड से होके, धरती जो लैंड है ना, ये लैंड दिख रही है आपको, ये नीला वाला पानी है, यहाँ पे जाके बिजनेस करेंगे, यहाँ से सामान उसको उठा के लाएंगे और वापस से यहाँ पे यूरोप में बिजनेस करेंगे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी आप लोग देख के भी बता सकते हो, बहुत सारे राज्य बीच में आ जाएंगे, वो बोलेंगे लाओ भाई हमारे राज्य से जा रहे हो तो हमको टैक्स दो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये इलाका कोई ऐसा नहीं था कि हाईवे बने हुए थे पहले, बहुत सुनसान रास्ते होते थे। अगर यहाँ से सामान भर के आप लोग अपना लेके गए, ट्रक जो भी है उस टाइम पे चलते थे उनमें सामान लेके गए तो क्या होगा, लूटपाट भी बहुत ज़्यादा होगी या नहीं होगी, ये तो सुनसान रास्ते। तो इन्होंने यार पहले तो इधर से आना स्टार्ट किया, पर यहाँ पे बहुत लूटपाट वगैरह होती थी, बहुत टैक्स इन पे लग जाते थे बीच बीच के राजा। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये वाला रास्ता हम लोग अब नहीं अपनाएंगे, लैंड रूट। तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे समंदर समंदर। तो सबसे पहले चला हमारा कोलंबस। कोलंबस सोचा कि चलो भारत चलूंगा, समुद्र समुद्र चलूंगा, इधर से तो सबको रास्ता पता था लैंड होके, पर इसने बोला कि मैं समुद्र समुद्र होके चलूंगा। तो वो भारत आना था उसको, इधर आना था कोलंबस को, पर वो उसको क्या है, समुद्र में लहरें वहरे उनके हिसाब से वो घूम घाम के उसका सिर्फ पहुंच गया इस साइड में। ठीक है, स्पेन का था ये बंदा, पोर्चुगल का नहीं था। तो वो पहुंच गया कोलंबस कहाँ पे, इस साइड में। और इस साइड में क्या है, ये पूरा मैप नहीं है, इस साइड में कौन सी कंट्रीज है, अमेरिका। और उसने बोला, पहले तो उसने सोचा कि मैं भारत ही पहुंच गया हूँ फटाफट, पर बाद में पता चला ये तो अमेरिका है, भारत नहीं है। जब वहाँ पे जाके देखा लोगों को तो उसने फिर बोला, फिर मतलब एक तरह से बोलते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। और कोलंबस खोजने किसको आया था, इंडिया को। इंडिया ऐसा नहीं कि पहले किसी को जानते नहीं थे, इंडिया को सब जानते थे, पर एक तरह से सी रूट खोज रहे थे, सी रूट के थ्रू, है ना, उसके थ्रू। तो उसने क्या खोज लिया, अमेरिका खोज लिया कि अमेरिका। पर उसके बाद में सोचे कि भाई कोलंबस तो फेल हो गया। उसके बाद में कौन आया, उसके बाद वास्को डी गामा, कहाँ का, पोर्चुगल का। उसके राजा ने भेजा उसको और बोला कि जाओ यार इंडिया जाओ और इंडिया में थोड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, ये डायरेक्ट हमको चाहिए माल, ये बीच बीच में इतना कचरा नहीं चाहिए। इस चक्कर में क्या है, हमको बहुत महंगा पड़ता है और कोई फ़ायदा नहीं होता, जनता खरीदती भी नहीं। तो ये लोग कोलंबस को भेजा, कौन सी ईयर में भेजा, 1497 में। कोलंबस आया सी रूट के थ्रू, ऐसे आया और देखो पूरा अफ्रीका का चक्कर काटता, सॉरी ये वाला रूट था, अफ्रीका का चक्कर काटता काटता केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इसको, इस वाले एरिया को, साउथ अफ्रीका वाले एरिया को केप ऑफ गुड होप। ठीक है, गुड होप एक तरह से सोचा जा सकता था कि इसके थ्रू इन लोगों ने सोचा कि भाई गुड होप मतलब क्या होता है, कुछ अच्छी, मतलब इधर से बहुत डिफिकल्टी है, इधर से आएंगे तो फ़ायदा होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हो, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते होते और ये पहुंच गया, आप देखेंगे कहाँ पहुंच गया, कैलीकट। कैलीकट पहुंच गया, इंडिया पहुंच गया। कब पहुंचा, 1498 में। इस रूट से क्यों नहीं आया, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन स्टार्ट था उधर, लूटपाट भी बहुत होती थी, तो इस रूट से नहीं आया। समुद्र वाला सेफ था, पहले समुद्र में कोई रहता थोड़ा ना था, आजकल डकैत बहुत रहते समुद्र में, समुद्री लुटेरे। उस टाइम पे कोई नहीं था, उनके पास जहाज ही नहीं थे, तो ये वाला एरिया उनके पास सेफ था। समुद्र में कोई राजा का राज नहीं था, तो कोई टैक्स नहीं लगाना पड़ता था, सिंपल सी बात है। तो ये आया अपना जहाज लेके और यहाँ पहुँच गया कैलीकट। कैलीकट में पहुँचने के बाद में, ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया, कोलंबस के बारे में लिख दिया, वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा, कैलीकट पहुँचा। ठीक है, यहाँ पे सब लोग, और ये लोग सब यूरोपियन क्यों आना चाहते थे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस, कॉटन, हैंडीक्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें बनती थी। और ये भैया ये आ गए, देखो ये रहे वास्को डी गामा, दिख रहा होगा आपको। वास्को डी गामा कब आया था, 1498, पहला यूरोपियन था
किस रूट से? सी रूट से। याद रखना, पहला यूरोपियन, भाई एशिया के लोगों को क्या बोलेंगे? एशियन। यूरोप के लोगों को क्या बोलेंगे? यूरोपियन। अफ्रीका के अफ्रीकन। ठीक है, याद रखना। तो जो यूरोप से आने वाला पहला आदमी नहीं था, पहला आदमी था जिसने सी रूट के थ्रू आया। इससे पहले लोग आ चुके थे, पर सी के थ्रू ये पहला बंदा था। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कभी भी। ठीक है। तो और कहाँ, कौन सी कंट्री का था? पुर्तगाल। ठीक है, पोर्चुगीज। ठीक है, पुर्तगाली था। अब ये आ गया कहाँ पे? कहाँ पहुंचा? कैलीकट। 27 मई, देखो भैया आज क्या, 28 मई, कल ही पहुंचा था। ठीक है। और 1498, ईयर वगैरह याद रखना, ये सब पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। और इसको कैलीकट में, यहाँ कैलीकट का राजा कौन था? जमोरिन। ये रहा जमोरिन। और इसको बहुत हवाबाजी कर दी कि ऐसा है वैसा है, मेरे को बिजनेस करने दो, मैं आपको फ़ायदा दूंगा, जितना मैं यहाँ से मसाले लेके जाऊँगा उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, और बढ़िया है, मैं यहाँ पे अपना एक पोर्ट पे अपना काम करना स्टार्ट कर दूंगा। इसने भी सोचा यार छोटा सा आदमी है, करने दो बिजनेस, उसमें अपने क्या जा रहा है, तो इसको बिजनेस करने के लिए अलाउ कर दिया। ठीक है। तो ये वापस से अपना शिप भर के वापस से चला गया, 1499 में वापस चला गया। फिर उसके बाद में शिप्स का आना, पुर्तगाल से आते थे, सामान भर के लेके जाते थे, फिर आते थे, फिर सामान भर के लेके जाते थे। इस तरह से पुर्तगाल ने बहुत पैसा कमाया। ठीक है। यहाँ से क्योंकि उनको सस्ता मिल जाता था, वहाँ पे महंगा बेचते थे। इस तरह से वहाँ पे मार्केट में इन्होंने बहुत पैसा कमाया। फिर जैसे जैसे पैसा कमाने लग गए, इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा इंडिया में, क्योंकि राजा राजा हर टाइम पे उनको परेशान भी करता था। कभी बोलेगा 10% दे दो मेरे को कमीशन, कभी बोलेगा 15, कभी बोलेगा 20, कभी उनको भगा देगा, चलो भागो यहाँ से, है ना। इस तरह के फंडे थे राजा के। तो इन्होंने सोचा कि यार हम थोड़ा सा, जहाँ पे हमारा पोर्ट पे ही करते थे, समुद्र के किनारे ही करते थे सारा का सारा, तो जहाँ पे हम लोग हैं उस एरिया में हमको थोड़ा दबदबा बनाना पड़ेगा, अपनी फोर्स लानी पड़ेगी, अपने लोग, अपनी सेना टाइप का कुछ रखना पड़ेगा, इस तरह का मेरे को रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपना ये बोला कि हम लोग अपना एक गवर्नर बना देते हैं वहाँ। तो 1505 में, ठीक है, लगभग 7 साल बाद में जब ये आया था, उसके 7 साल बाद में फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला गवर्नर पोर्चुगीज ने बना दिया कि आप गवर्नर बनो, देखो कि वहाँ के राजा वाजा हमको, वहाँ के लोगों को परेशान है। अब याद रखना, ये सारा का सारा क्या चल रहा है? बिजनेस वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस वाले लोगों का ही सारा का सारा चल रहा था। उनके शिप जाते थे, उनके शिप्स आते थे, और सारा का सारा उनके ये अपने, मतलब जैसे होते हैं ना नौकरी करने वाले, जैसे हम आप जैसे लोग, वही लोग नौकरी करने वहाँ से लोग, और वहाँ पे रख लेते थे कालीगढ़ के किनारे पे कि चलो इधर रहो आराम से, टाउनशिप वगैरह बना के, और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट करते थे। ठीक है। तो इस तरह के लोग, उसमें पुर्तगाल और उनका डायरेक्ट कोई रोल नहीं था, वहाँ की गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, बस ये तो बिजनेसमैन थे जो ये सारा का सारा काम कर रहे थे। पर धीरे धीरे बिजनेसमैन को थोड़ा खतरा होने लग गया वहाँ के लोकल राजा वाजा से, तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ी थोड़ी सेना रखेंगे इधर की तरफ, है ना। और उनका गवर्नर बना दिया पहला अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा याद रखना। दूसरा गवर्नर थोड़ा खतरनाक था, अल्बुकर्की। ठीक है, अल्बुकर्की क्या था? ये सेकंड गवर्नर था इसके बाद में, अल्मीडा के बाद। इसने बोला कि यार ये कैलिकट वाला एरिया तो बहुत छोटा पड़ रहा है, मेरे को थोड़ा एक बड़ा एरिया चाहिए। तो एक बीजापुर के सुल्तान थे जो, है ना, रूलर, उनसे इसने छीन लिया गोवा। अब गोवा हुआ जो आज दिखता है उस तरह का गोवा नहीं था, वो गांव वाँव था, तो राजा वाजा भी थोड़ा लाइट लेते थे, उनके पास में इतनी संपत्ति थी, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, थोड़ा बहुत कोई खींच लिया तो भी। तो उसने गोवा को उनसे खींच लिया और गोवा को अपनी कैपिटल बना दिया। और वो गोवा का एक तरह से बोलते हैं कि गोवा को उन्होंने, गोवा पहले इस तरह का गोवा नहीं था, वो तो ज़मीन थी, उसने गोवा का फाउंडर बोलते हैं उनको। ठीक है। और इसने एक्चुअल में अल्बुकर्की ने सही में पोर्चुगीज को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। ठीक है। तो आपको 3 नाम याद रहने चाहिए जब भी पोर्चुगीज का नाम आए। पहला वास्को डी गामा जो सबसे पहले आया था, पहला गवर्नर कौन बना? अल्मीडा। और सेकंड गवर्नर जिसने गोवा को इस्टेब्लिश किया, वो उसका नाम क्या था? अल्बुकर्की। ठीक है, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है पर कई बार बोलने से याद हो जाते हैं। अब गोवा से वो लोग, गोवा उनका मेन हब बन गया। ठीक है, कालीकट से गोवा, अब गोवा उनका मेन हब बन गया। उसके बाद में उन्होंने दमन एंड दीव को भी अपना कैप्चर में कर लिया। उसके बाद सलसटे, मुंबई के पास में एक द्वीप है सलसटे, उसको भी कब्जे में कर लिया। तो ये उनके एरिया बन गए सारे के सारे। कौन से? वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न कोस्ट पे, अपने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है। और जब यहाँ पे रूल करने लग गया तो उस गोवा के आसपास
गांव वाँव तो थे ही, वहाँ पे सती प्रथा वगैरह बहुत होती थी। सती प्रथा आप लोगों को जानते होंगे, ठीक है। हस्बैंड के साथ वाइफ को भी, अगर हस्बैंड पहले मर गया तो वाइफ को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो अल्बुकर्की ने एक काम अच्छा किया कि उसको सती प्रथा को गोवा में, जिस इलाके में वो राज करता था, वहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो सबसे पहले सती प्रथा को ख़त्म करने वाला कौन था? पोर्चुगीज, है ना। और वो कौन था? अल्बुकर्की, सेकंड गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लोग आए जाते हैं लेट लेट, थोड़ा सा यार टाइम पे रहो भाई सब, ठीक है, इतना लेट मत हुआ करो। आप लोगों को पता चल गया। अभी देखो क्या हुआ, इस चीज़ को देखो, थोड़ा कहानी की तरह समझिए कि हो क्या रहा था वर्ल्ड में उस टाइम पे। जैसे ही ये लोग मतलब पोर्चुगीज ने क्या किया कि सी रूट इन्होंने फाइंड आउट कर लिया इंडिया का, कि अब इसके रास्ते हम लोग अपना बिजनेस करेंगे। इन्होंने बिजनेस करते रहे, लगभग 100 साल तक ही अपना बिजनेस करते रहे अपने मजे में। और कोई यूरोपियन पावर ने 100 साल तक ज़्यादा कोई दखल नहीं की इंडिया में उनका बिजनेस करने के लिए। फिर यूरोपियन जो दूसरी पावर्स थी, देखो यूरोप की कंट्रीज, जो मेन मेन कंट्रीज आपको हमेशा याद रखनी है, एक तो ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक ब्रिटेन, एक फ्रांस, ये तो दोनों बड़ी पावर्स थी हमेशा से, ठीक है, दो पावर हो गई। तीसरा पुर्तगाल, ठीक है। चौथा नीदरलैंड, जिसको डच भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, डच और नीदरलैंड एक ही है, ठीक है। ये कितने हो गए अपने? चार। और एक पांचवा क्या होता है? डेनिस, डेनमार्क के, ठीक है। उसके बारे में याद भी ना रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चार तो हमेशा याद रखना, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस तो दो मेन एक दूसरे के हमेशा कट्टर दुश्मन रहे हैं। और दो बचे पुर्तगाल और दूसरा डच, ठीक है, नीदरलैंड के लोग। अभी नीदरलैंड वगैरह कंट्री है, थोड़ा बहुत देखना कहाँ पे कंट्री पड़ती है। ये छोटी छोटी कंट्री है, इंडिया के एक स्टेट से भी छोटी कंट्रीज हैं। आपके जैसे मान लो कि महाराष्ट्र में तो 3 कंट्री निकल जाए कई बार, ऐसी ऐसी कंट्री है छोटी छोटी, पर इन लोगों के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है। तो 100 साल तक तो पुर्तगाल वालों को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, वो जाते थे, खूब उन्होंने पैसा कमाया, बहुत ही पैसा कमाया। धीरे धीरे ये डच और इंग्लिश, मतलब इंग्लैंड वाले लोगों की इस पर नज़र पड़ी, ठीक है। इन्होंने बोला यार ये इंडिया से लाते हैं, सी रूट से लाते हैं, और ये तो बहुत इनको प्रॉफिट वाला पड़ रहा है। अब खबर तो पहुंच ही जाती है ना, जैसे आप एक गांव में रहते हैं, दूसरे गांव में अचानक से बहुत पैसा आने लग गया, तो आपको पता चलेगा ये पैसा कैसा कमा रहे हैं इतना। तो इसी तरह से इनके पड़ोसी थे सब, तो डच बोले ये इतना पैसा क्यों कमा रहे। तो इन्होंने भी अपना बोला कि इंडिया से ऐसा ऐसा सामान लेके आते हैं, तो इन्होंने भी अपना जहाज़ भेज दिया। और ये सेकंड पावर थी जो इंडिया में आई, और वो 1595 में इंडिया में आ गई, ठीक है। 1595 में आई। और फिर क्या हुआ कि ये इन्होंने पहला शिप भेज दिया इंडिया में। ये देखो, ये मैप इंडिया का नहीं है, कहीं पे आप लोग देखो ये रेड है, ये ब्लू है, थोड़ा मैप में ऐसा ठीक से नहीं है, ये इंडिया का मैप नहीं है, डच का मैप भी, सॉरी इंडिया का फ्लैग नहीं है, डच का फ्लैग भी इसी तरह का है, ठीक है। तो इन्होंने 1595 में भेज दी। उसके बाद में शिप भेज दिए, ठीक है। कोई कंपनी वंपनी नहीं थी, देखो इस वाले में क्या था, पोर्चुगीज ने भी कोई कंपनी वंपनी नहीं बनाई, इन्होंने बस डिफरेंट बिजनेसमैन जाते थे और डिफरेंट बिजनेसमैन काम करके आते थे। पर इन्होंने एक कंपनी बना दी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे डच लगा दिया। आने के कितने साल बाद में बनाई? 7 साल बाद में, कि एक कंपनी बना दी, और ये कंपनी यहाँ पे काम करेगी, और कोई को अलाउ उलाउ नहीं करेंगे हम, कोई और डच आया तो नहीं करेंगे। एक कंपनी में मान लो 15 बिजनेसमैन लोगों ने एक बना के एक कंपनी बना दी, और बोला बराबरी की हिस्सेदारी रहेगी, हम काम करेंगे इधर की तरफ, और किसी और बिजनेसमैन को नहीं आने देंगे डच से, नीदरलैंड से किसी को नहीं आने। तो एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बना दी, ठीक है। आने के बाद में बनाई। ये लोग एक्सपर्ट थे सी ट्रेड के, है ना, इनकी शिप्स वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ये सी ट्रेड के लिए बहुत एक्सपर्ट हो गए, इवन पुर्तगाल को भी पीछे कर दिया। और इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगाल से सारे एरिया जो जो पुर्तगाल के थे, वो सिर्फ यही गोवा दमन दीव ही नहीं पुर्तगाल के पास था, और भी था, जैसे श्रीलंका पुर्तगाल के अंडर आता था, तो इनको वहाँ से भगा दिया इन लोगों ने, डच लोगों ने, है ना। बाद में आए थे 100 साल बाद में, पर सबको हटा दिए, ज़्यादातर जगह से हटा दिया, थोड़ी 2-3 जगह पे इनको रहने दिया पुर्तगाल को, अदरवाइज सबको भगा दिया इन्होंने, डच ने। और इनका जो मेन सेंटर बना वो कौन सा बना? मसूलीपट्टनम, ठीक है। ये इन्होंने पहली फैक्ट्री, कम से कम फर्स्ट फैक्ट्री तो याद रखो भाई, मसूलीपट्टनम, ठीक है।
उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में आए ब्रिटिशर्स, ठीक है, सबसे खतरनाक पावर। और ब्रिटिशर्स ने बोला, डच, पुर्तगाल को तो पहले ही डच ने ही ख़त्म कर दिया था। अब डच थे तो डच को बोला कि भाई तुम यार इंडिया से चले जाओ, हम लोग इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, आप लोग कहीं दूसरी जगह करो। तो जो इंडोनेशिया वाला इलाका है वो दे दिया अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश इनको, डच को बोला आप इंडोनेशिया संभालो, हम लोगों को इंडिया रहने दो। तो बाद में डच भी एग्री कर गए, डच भी साफ हो गए रास्ते से। मतलब पहले किसको साफ कर दिया, पुर्तगल पुर्तगालीज पोर्चुगीज को तो किसने हटा दिया, डच ने। और डच को किसने रास्ते से हटा दिया, इंग्लैंड ने। तो अभी कौन पावर है, इंग्लैंड, याद रखना, ठीक है। अब इंग्लैंड आ गई पावर में, ये आ गए अंग्रेज लोग, देखो खतरनाक लोग, ठीक है। इन्होंने आने से पहले कंपनी बना दी थी, इनके कुछ बिजनेसमैन लोग, उन्होंने क्या कर दिया, डच ने तो बाद में कंपनी बनाई, आने के बाद में बनाई 7 साल बाद में, इन्होंने 7 साल 8 साल पहले कंपनी बना ली थी वहीं पे, पहले मतलब कंपनी बना दी, उसका सारा का सारा सिस्टम बना लिया कि भाई किस तरह से इंडिया जाना है, सब कुछ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये याद रहना चाहिए कि पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश बन गई और ये 1600 ईस्वी में बन गई, ठीक है। उसके 8 साल बाद में, अब देखो फिर मैं बताता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या चीज़। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई गवर्नमेंट की नहीं है कि वहाँ पे जैसे इंडिया की है, तो मान लो हम लोग बनाना चाहिए इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अगर ऐसा नाम देना चाहे हम, तो हम नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट का उसमें कोई खास डायरेक्ट रोल नहीं है। यहाँ के बिजनेसमैन टाटा अंबानी इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बना दी और जाके बोले कि अब अफ्रीका में हम लोग सारा बिजनेस करेंगे ये कंपनी। इसी तरह से क्या, इंग्लैंड के कुछ लोगों ने, बिजनेस वाले लोगों ने बोला कि हमको जाके और इंडिया में बिजनेस करना है, तो एक जने की बस की नहीं है, तो 5-7 बड़े उद्योगपतियों ने क्या किया कि हम सब साथ में मिलके एक कंपनी बना लेते हैं, उसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, सब मिलके, और उसको हम ट्रेड के लिए भेजेंगे, ठीक है। उसमें एम्प्लॉय इन्होंने ले लिए, सारा का सारा इस तरह के लोग ले लिए। तो गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट रोल नहीं है, पर याद रखिए कोई भी कंट्री में अगर कोई जैसे ब्रिटिशर्स गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इंग्लैंड आ गई तो एक कंपनी है वो इंडिया आ गई और इंडिया में बिजनेस करने लगी, तो ब्रिटेन की दूसरी कंपनी बोलेगी कि भाई हमको भी जाना है इंग्लैंड में, और दूसरे बिजनेसमैन जो 5-7 के अलावा जो बचे वो बोलेंगे कि हमको भी इंडिया जाना है, वहाँ पे बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स है, तो आ सकते हैं ना, वो भी आ सकते हैं, कोई इंडिया इनकी जागीर तो नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। पर अगर ब्रिटेन की रानी ने वो निकाल दिया, ठीक है, एक फरमान या प्रोक्लेमेशन निकाल दिया कि नहीं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी बस इंडिया में, तो इस तरह से ब्रिटेन की रानी ने, राजा ने उस टाइम पे एक वो निकाल दिया फरमान कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करेगी, ठीक है। और तो उसके चार्टर के बाद में ये लोग यहाँ पे इंडिया में आए, ठीक है। और इंडिया में कौन आए सबसे पहले, कैप्टन हॉकिंस। उस टाइम पे इंडिया में और कौन सी पावर्स थी, डच थी और कौन थी, पुर्तगाल के लोग थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया में आएंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेंगे यार हमारे वाले बिजनेस को ये भी हड़पेंगे। उन्होंने इनसे लड़ाई उड़ाई कर ली। कैप्टन हॉकिंस, जिस शिप का नाम था हेक्टर शिप में बैठ के आया और जाके सबसे पहले मिला जहांगीर से। उस टाइम पे कौन था, 1608 में कौन था, जहांगीर। 1707 में कौन मारा, औरंगजेब, ठीक है। जहांगीर के बाद में शाहजहां भी आ गया और फिर बाद में औरंगजेब आया, ठीक है। तो 1600 में पूरे तीनों निपट लिए थे, जहांगीर, फिर उसके बाद में शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब, ठीक है। तो जहांगीर के कोर्ट में ये आ गया हॉकिंस, और हॉकिंस बोला कि भाई मेरे को करने दो, यहाँ पे बिजनेस करने दो। पर इन पे भी, मुगलों पे, इन पे भी जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने पहले से दबाव बना रखा था थोड़ा बहुत कि हमको नहीं, इनको मत आने दो, हम ही यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने इन भैया को मना कर दिया। कैप्टन आदमी था, शिप कमांडर था इसका, हेक्टर का, तो इसलिए ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसको भगा दिया, बोले नहीं तू जा भाग यहाँ से, कोई अच्छा बंदा भेजो। तो 1619 में जो वहाँ का राजा था, जेम्स कुछ था, उसने एक नया बंदा सर थॉमस रॉय उसको भेजा, कहाँ पे, जहांगीर के पास ही। और थॉमस रॉय बहुत एक्सपर्ट था बोलने में, ठीक है, डिप्लोमेट टाइप का बंदा था, और टर्किश बहुत अच्छा बोलता था, ठीक है।
और टर्की सी ये लोग भी बोलते थे मुगल लोग, तो वो मुगल राजा इससे प्रभावित हो गया। ठीक है, और भी इनके बारे में कुछ कहानी है, आप लोग पढ़ोगे किस तरह से मुगल राजा प्रभावित हो गया, है ना। तो ये इसकी क्या, ड्रिंक करने की बहुत कैपेसिटी थी, वाइन बहुत पीता था, तो और इंडिया के लोग लोटपोट हो जाते थे थोड़ा पी के। ठीक है, तो मुगल राजा ने सोचा यार ये तो बहुत स्ट्रांग बंदा है, ये भी एक इसके पीछे कहानी बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सर थॉमस रॉय बहुत कैसे भी करके जहांगीर को प्रभावित कर लिया 1619 में। ठीक है, और इसने बोल दिया कि भाई हमको फैक्ट्री खोलने दो यार एक। और फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ खोलती, सूरत में। ठीक है, 1619 में। ठीक है, ऑथराइज फैक्ट्री, मतलब पहले उन्होंने इनसे परमिशन वगैरह लेके। और डस ने कहाँ खोली थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में अभी। ठीक है, और सूरत कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सूरत को लूटा भी था 2 बार शिवाजी की सेना ने, आपको ये चीज़ बताया था। ठीक है, क्यों लूटा था, देखो अभी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये लोग बिजनेस करते थे यहाँ से, सारा का सारा सूरत से करते थे ब्रिटिशर्स वगैरह। तो जब यहाँ, इसलिए कमर्शियल हब था। और ये सूरत किसके अंडर था, मुगलों के अंडर ही था। बस इन्होंने फर्स्ट कंपनी खोलने की इजाज़त दी थी यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखो कैसे इन्होंने बढ़ाया। 1608 में पहला बंदा ये आया हॉकिंस, उसको कुछ हाथ नहीं मिला। 1619 में थॉमस रॉय ने कैसे भी करके कन्विंस करके पहली कंपनी खोल ली। अब देखो बहुत साल, 1619 को 19 को उल्टा कर दो, 1691, उसमें औरंगजेब ने एक फरमान निकाला बंगाल के लिए। अब कंपनी वालों ने कैसे भी करके औरंगजेब वगैरह को कन्विंस कर लिया है कि सर हमारा तो बहुत मतलब खर्चा हो जाता है, हमसे इतना टैक्स लिया जाता है यहाँ पे, लोकल जो भी उनका गवर्नर होता था मुगलों के अंडर, तो इतना टैक्स देते हैं, उसके बाद में हमारे हाथ में तो कुछ बचता नहीं। जैसे आज भी लोग रोते हैं उस तरह से ही कि हम बिजनेस करते हैं सर, बिजनेसमैन को थोड़ा छूट दीजिए, समथिंग समथिंग। तो इन्होंने क्या किया कि कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट करा लिया। बोले इन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। औरंगजेब साहब ने एक फरमान, इस तरह से फरमान होते थे देखो, कागज़ के टुकड़े पे लिख के दे देता था मुगल एम्परर, मुगल राजा, कि भैया अंग्रेज़ों पे अगर वो बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं और बंगाल का सामान बाहर लेके जा रहे हैं, बंगाल में सामान लेके आ रहे हैं कोई नया, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम मतलब एक तरह से टैक्स नहीं लगेगा जो पहले लगा करता था। तो इनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा, तो सारा का सारा इनका प्रॉफिट हो गया जितना टैक्स है। अगर आज हमको जीएसटी नहीं देनी पड़े, इनकम टैक्स नहीं देना पड़े, तो वो तो सारा मेरी जेब में आएगा ना पैसा। तो इनकी कंपनी को बहुत फ़ायदा होने लग गया। उसके कुछ सालों बाद में 1717 में एक और फरमान, फारूक सियार, ये भी मुगल राजा था। औरंगजेब के बाद में मैंने बताया था टुल्लू पुल्लू लोग बने थे राजा, तो उनमें एक ये भी था फारूक सियार। तो इसने भी फरमान जारी कर दिया। पहले तो बंगाल के लिए मिला था ये फरमान, अब कहाँ कहाँ के लिए, गुजरात और डेक्कन। बोले यहाँ से भी कोई भी बिजनेस है अंग्रेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और इन्होंने फिर कौन कौन से इन्होंने मेन सेंटर बनाए, मद्रास साउथ में, कलकत्ता ईस्ट में, और बॉम्बे वेस्ट में। ये इनके मेन सेंटर्स बन गए। ठीक है, ये आपको अब अंग्रेजों के बारे में थोड़ा सा याद रहना चाहिए। ये सारा काम कौन कर रहा है, अंग्रेजों की गवर्नमेंट कर रही है क्या, नहीं। ये सारा काम कौन कर रहा है, कुछ बिजनेसमैन थे जिन्होंने एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो सारी कंट्रीज ने बनाई थी, बस उनका नाम लगा दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, उसको भेज दिया। उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, वो आ गए इंडिया। और जब इंडिया में आ गए तो धीरे धीरे उन्होंने पहली कंपनी खोल ली सूरत में, फिर 2 फरमान निकलवा लिए, उसके बाद में टैक्स फ्री बिजनेस करने लग गए इंडिया में। और ये लगभग 100-150 साल तक अपना बिजनेस ही करते थे। इनके ज़्यादा स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे राज करने का, ये अपना बिजनेस करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट बनेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे इनको अब पहले टैक्स फ्री हुआ, फिर ये धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, राजा बदलने लग जाएंगे कि हमारे हिसाब का राजा हो जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस तरह से इनके इंटरेस्ट अब देखना धीरे धीरे बदलने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद में 2 पावर्स और थी। ठीक है, 6 पावर्स आई थी इंग्लैंड से, जिसमें 4 मेन है, 2 तो ऐसे टुल्लू पुल्लू। डेनिस, उसके बाद में डेनमार्क वाले आए, 1616 में कंपनी खोली और 1616 में यहाँ आ गए। और ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे बिजनेस में, ये मिशनरी एक्टिविटीज़ करते थे। मिशनरी मतलब धर्म का कन्वर्जन, मतलब ये मतलब धर्म चेंज करने में, मतलब ईसाई बनाना चाहते थे लोकल लोगों को, उसमें काम करते थे। सीरमपुर बंगाल में इनका मेन जगह थी, सीरमपुर। ठीक है, कुछ साल काम किया, उसके बाद में इन्होंने अपने
सारा का सारा चीज़ ब्रिटिशर्स ने बोला कि यार तुम जाओ यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमको करने दो सब कुछ। तो ब्रिटिशर्स को अपना सारा जो भी फैक्ट्री वैक्ट्री थे सब कुछ बेच बाच के निकल लिया वहाँ से। डेनिस और उसके बाद में ऑस्ट्रियन भी आए थे, ऑस्ट्रिया के लोग, वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है उनका, कुछ ऐसा हिस्ट्री नहीं है, दोनों ने बेच बाच के निकल ली। ठीक है, इसके बारे में इतना ज़्यादा वो नहीं ध्यान रख देना, बस आपको क्रम याद रहना चाहिए कि उसके बाद डेनिस आए थे। उसके बाद एक मेजर पावर आई फ्रेंच। देखो अभी अंग्रेजों ने सबको ठिकाने लगाता जा रहा है। पहला जिसको निकाल पुर्तगाल को तो पहले ही वो ठिकाने लग गया था, किसने, डच ने लगा दिया था। डच को कैसे लगाया, उसको बोला तुम इंडोनेशिया में राज करो, हम यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करने दो। फिर तीसरा डेनिस आए, उनको क्या बोला कि तुम हम, उसका सारा सामान वामान खरीद लिया, उनको घर भेज दिया, बोले जाओ तुम इधर से। ठीक है, उसके बाद में कौन आए, फ्रेंच। इनको नहीं कर पाए ये काबू में। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बाद में बनी, देखो 1664 में। ठीक है, 1664 मतलब अंग्रेज तो 1600 में बना चुके थे, 1664 मतलब 64 ईयर्स बाद में। ठीक है, कितने ईयर बाद में, 64 ईयर्स बाद में। ठीक है, तो जब 64 ईयर्स बाद में जब फ्रेंच कंपनी बनी, तो फ्रेंच ने भी आ गए इंडिया में, और उन्होंने भी पहली कंपनी कहाँ खोली, सूरत में। देखो अंग्रेजों ने भी पहली कंपनी सूरत में खोली, इन्होंने भी पहली कंपनी सूरत में खोली, ये याद रखना चाहिए। पर डच ने कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अंतर याद रहना चाहिए। पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स तो जो मेन एक दूसरे का जानी दुश्मन थे, उन्होंने दोनों ने सूरत में खोली थी पहले। अब इनकी कंपनी और अंग्रेजों की कंपनी में क्या अंतर था कि इनकी कंपनी पूरी तरह स्टेट के अंडर थी, मतलब स्टेट मतलब वहाँ की गवर्नमेंट ही चलाती थी उस कंपनी को, जैसे सरकारी कंपनी थी एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, और उनकी कौन सी थी, उनके बिजनेसमैन थे, प्राइवेट कंपनी एक तरह से। ठीक है, ब्रिटिशर्स के। और इन्होंने कहाँ पे अपनी मेन जगह बनाई, पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे, यनम। आजकल तो ये चारों एक साथ ही बोलते हैं पौंडीचेरी। ठीक है, और एक चंद्रनगर है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे इन्होंने अपने मेन जगह बनाए। ठीक है, इनका एक खतरनाक ये भी अपने साथ में, मतलब ब्रिटिशर्स ने सबको लाइन पे लाते जा रहे थे पर इनको लाइन पे नहीं ला पाए। ठीक है, ये साथ में ब्रिटिशर्स भी राज मतलब बिजनेस कर रहे थे इंडिया में, और ये भी लोग बिजनेस कर रहे थे। तो इनका एक, अब जब बिजनेस करने लग गए तो इन्होंने भी अपना गवर्नर, जैसे कि पुर्तगाल वाले लोगों ने गवर्नर चूज कर लिया था कि हम अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए थोड़ी बहुत सेना भी रहेगी और गवर्नर रहेगा, उसके ऊपर वो सारा देखेगा यहाँ के क्या चल रहा है इंडिया में। तो इन्होंने भी अपना गवर्नर चुना, और बहुत खतरनाक गवर्नर चुना, डुप्लेक्स। ठीक है, ये रहे डुप्लेक्स जी। ठीक है, इसने क्या किया कि ये जब आया 1742 में, तो इसने अपने इंटरेस्ट दिखाए। देखो 1707 के बाद में मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था, पहले बोल दिया मैंने। तो जब डिक्लाइन होने लगा तो इसने सोचा यार यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कोई ठीक ठाक प्रबल दावेदार नहीं है मुगलों का, तो क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा और बढ़ाऊँ इंटरेस्ट, और मैं अपने हिसाब से राजा वाजा चूज करूँ यहाँ के। तो ये अपने इंटरेस्ट बढ़ाने लग गया। जैसे ही अपने इंटरेस्ट बढ़ाने लग गया, दिक्कत किसको आने लगी, ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स बोले, इंग्लैंड वाले बोले यार ये अपना इंटरेस्ट बढ़ा लेगा तो हम यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जब डुप्लेक्स ने अपना इंटरेस्ट बढ़ाने लग गया, जब मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ उसके बाद में, और उसी टाइम पे एक और बहुत खतरनाक घटना हुई थी। वो क्या हुई थी कि ये जो नादिर शाह वगैरह भी ने भी इंडिया पे अटैक किया था। तो जब नादिर शाह ने किया था तो और मुगल बहुत वीक हो गए थे। जब वीक हो गए थे तो इसने सोचा कि पहले से ही औरंगजेब तो मर ही गया था, तो और वीक हो गए थे, उसने अटैक किया बाहर के ने, तो पूरा लूट फाट करके मुगलों के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना इंटरेस्ट बढ़ाऊँ, यहाँ के लोग, यहाँ के राजा महाराजाओं को धीरे धीरे हटाऊँ, अपना राज स्टार्ट करूँ यहाँ पे। डुप्लेक्स ने, फ्रेंच था, तो ब्रिटिशर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और इनके बीच में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। इन लड़ाइयों को क्या बोलते हैं, कार्नेटिक वार्स। ठीक है, 3 लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। ठीक है, ब्रिटिश ने और फ्रेंच ने। और सबसे तो इन्होंने आसानी से ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था रास्ते से, किसी से लड़ाई बड़ी लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी इनको। पर फ्रांस वालों के ये डुप्लेक्स वगैरह खतरनाक बंदे थे, ये बोले कि भैया हम तो बढ़ेंगे अपने हिसाब से। उधर से ब्रिटिशर्स भी बोल रहे थे, और ये फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा से जानी दुश्मन रहे हैं। क्यों रहे हैं, क्योंकि ये दोनों यूरोपियन पावर बहुत बड़ी पावर्स थी, और हर जगह जाते थे तो हर जगह कंपटीशन रहता था इनके बिजनेसमैन लोगों के बीच में। तो जब कंपटीशन रहेगा तो ऑब्वियसली एक दूसरे के दुश्मन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने लड़ाई लड़ने लगी, और एक कार्नेटिक वार स्टार्ट हो गए, 3 कार्नेटिक वार्स हुए, है ना।
एंग्लो फ्रेंच वार्स भी बोलते हैं इनको। और चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है किसके लिए, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। अभी तक किसके लिए हो रही है, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। उनका कोई राज करने का वो नहीं था, वो अपने बिजनेस को बचाना चाहते थे अभी तक। पर डुप्लेस ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपना खेल खेल दिया कि नहीं है, बिजनेस तो अपनी जगह, मैं थोड़ा और इन्फ्लुएंस दिखाऊंगा, मैं पूरा राज करूंगा इस पर। तो ब्रिटिशर्स भी आ गए लाइन में कि हम भी करेंगे, है ना, हम 200-150 साल से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको भी तो अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है। तो यहाँ से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब याद रखिए अभी तक देखो, अंग्रेजों और मराठा की वार इसके बाद में स्टार्ट हुई, अंग्रेजों और मैसूर की वार भी इसके बाद में स्टार्ट हुई। ये तो किस टाइम का बात है, बालाजी बाजीराव के टाइम की बात है। तो मतलब पहले अंग्रेज, ये सारे अंग्रेजों ने पहले तीनों बाहर की जो पावर्स थी बड़ी चार, उनको साइड में कर दिया था, फ्रांस के साथ में लड़ाइयाँ लड़ ली। फिर अंग्रेज जब पावरफुल बन गए थे तब उन्होंने मैसूर के साथ लड़ाई लड़ी, तब उन्होंने इनके साथ में मराठाओं के साथ में लड़ाई लड़ी, ठीक है। ओके, तो 3 वार के बारे में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे अभी। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि पहले इन लोगों के सबके क्या थे, बिजनेस इंटरेस्ट थे, ठीक है। तो उसके बाद में ये सारी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे, तो डुप्लेक्स का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। डुप्लेक्स मतलब फ्रांस का, फ्रेंच लोगों का। और फिर इंग्लैंड वालों ने भी सोचा कि हम पीछे क्यों रहे, हम भी अपना प्रभुत्व जमाते। और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई। फाइनली ब्रिटिश जीत गए इन तीनों लड़ाइयों के बाद में। और जब ब्रिटिशर्स जीत गए तो ब्रिटिशर्स ने अपना फिर दूसरे जो किंगडम्स है उनको लाइन में लाते रहे, जैसे मराठा को साइड में हटाया, मैसूर को साइड में हटाया, निज़ाम को साइड में हटाया, फिर नवाब को साइड में हटाया। इस तरह से करके फिर उनके बाद में वो क्रम स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये एक मैप देखिए, मैं जस्ट बना दिया हूँ मैप कि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पे किस किस के सेटलमेंट स्टार्ट हो गए थे। आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने तो अपना 1980 आते आते पूरा इंडिया पे ही उनका एक तरह से बिजनेस का संप, मतलब अधिकार स्टार्ट हो गया था बिजनेस का। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंडर पूरा इंडिया आ गया था, पर ज़्यादातर एरिया में उनका बिजनेस का स्टार्ट हो गया था। मेनली बंगाल तो था ही जो उनके अंडर आता था। फ्रेंच का देखो कहाँ कहाँ पे है, आप देखेंगे ना, ये फ्रेंच है इस तरह का वायलेट कलर का। तो यहाँ पे एक तो चंद्र नगर या चंद्रपुर भी बोलते हैं, ठीक है, चंद्र नगर। और उसके अलावा मैंने क्या बताया था, पुडुचेरी, यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी, ठीक है। इधर भी फ्रांस का था, ठीक है, इधर माहे आता है, ठीक है, कराईकाल। तो ये सारे एरियाज से ये फ्रेंच यहाँ पे अपना बिजनेस चलाते थे, ठीक है। फाइनली पोर्चुगीज़ लास्ट में जाके, जब ब्रिटेन ने 3 वार हो गई, अब ब्रिटेन सबको ठिकाने लगा चुका है। तो ब्रिटेन पूरे इंडिया में एक तरह से अपना बिजनेस है, इसका पूरे इंडिया में एक तरह से बिजनेस है। ये सोच सकते हैं हम लोग, पूरे बिजनेस स्टार्ट तो नहीं हुआ था उसका, पर उसके उसके आगे कोई बाहर की पावर नहीं थी, बस इंडिया की पावर्स थी। बट उसके अलावा जो बाहर से कंट्रीज आई थी उनका कुछ बचा नहीं था। वो जैसे कि ये पोर्चुगीज़ थे, वो गोवा और दमन एंड दीव इधर की तरफ सेटल हो गए। पीटी मतलब पोर्चुगीज़, दीव आ गया और गोवा यहाँ पे सेटल हो गए। उसके अलावा डच, और इन्होंने तो अपना डच तो छोड़ के चले गए थे, थोड़ा बहुत दिखा रखा है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, श्रीलंका में था इसका। और डेनिस वेनिस ने तो अपना सामान बेच बाच के चले गए थे। तो टोटल मिला के लास्ट में पावर्स कितनी बची थी, 3। एक तरह से देखा जाए तो कितनी पावर बची, 3, जिसमें पोर्चुगीज़ का कोई खास रोल नहीं था। उसने अपना गोवा संभाल लिया, दमन एंड दीव संभाल लिया, बोले हम यहीं से करेंगे, बस हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इंडिया में। और बस तो पावर को कितनी बची, फ्रेंच और ब्रिटिश, इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इसमें 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर बना दिया, किस ऑर्डर में ये लोग आए थे इंडिया में, ये पूछ लेते हैं बहुत सारे में। पोर्चुगीज़ आए, डच आए, फिर ईयर भी लिख दिए इधर की तरफ, ब्रिटिश आए, फिर डेनिस आए, फिर फ्रांस आए, ये पावर्स आई हैं, ठीक है। और इधर की तरफ जो कंपनीज इन्होंने बनाई, सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से है, बस डच वालों ने अपने डच लगा दिया आगे, फिर ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश लगा दिया, डेनिस। तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी, ब्रिटिशर्स थे, पर उससे पहले 2 पावर आ चुकी थी इंडिया में। तो ये कौन से डच, ये 1602 में, 1616, ये थोड़ा क्रम याद रहना चाहिए। सबसे लास्ट फ्रांस वाले थे, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये 3 वार हुई अंग्रेज़ों और
फ्रेंच के बीच में, एंग्लो फ्रेंच वार बोलते हैं। एंग्लो बोलूँ, ब्रिटिश बोलूँ, ठीक है, इंग्लैंड बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है, और फ्रेंच वार। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ये लोग इंग्लैंड और फ्रांस, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ इंडिया में लड़ते थे? ये क्या इंडिया के लिए ही बने थे? क्या ये इंडिया में बिजनेस कर रहे थे? नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे थे। अमेरिका में भी इन लोगों ने क्या है कि अमेरिका में बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ पे भी ये लोग लड़ते थे। यूरोप में भी ये छोटी छोटी कंट्रीज़ पे अपना दादागिरी करते थे, तो वहाँ पे भी एक फ्रेंच अपना बिजनेस करता था तो ब्रिटेन वाला भी घुस जाता था, वहाँ पे भी लड़ते थे। तो ये हर जगह लड़ते थे। तो इनके इम्पेरियलिज्म, और या क्या बोलते हैं, सामंतवाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह से उसके चक्कर में इनकी लड़ाइयाँ हमेशा से चलती रहती थी। तो ये लड़ाई लड़ते थे कहाँ पे? इंग्लैंड में, सॉरी यूरोप में। उसका प्रभाव कहाँ पड़ता था? पूरे वर्ल्ड में। जैसे ही वहाँ पे लड़ाई लड़ने लग जाती थी ये दोनों कंट्री, यूरोप में लड़ते थे ब्रिटेन और ये क्या नाम, इंग्लैंड और फ्रांस, तो इंडिया में भी इनकी फोर्सेस आपस में लड़ने लग जाती थी, ठीक है। अमेरिका में भी लड़ने लग जाती थी, जहाँ पे होते थे ना वहाँ पे लड़ने लग जाते थे, ठीक है। लड़ाई स्टार्ट होती थी यूरोप में, लड़ने लग जाते थे उसके बाद में, क्योंकि वो तो हर जगह लड़ाई होगी ऑब्वियसली। वहाँ की फोर्सेस ने लड़ाई कर दी तो वो तो वहाँ के राजा वगैरह ने फरमान निकाल देते थे कि भाई सब जगह लड़ो फिर, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वार स्टार्ट हुई। कर्नाटक का मतलब ये मत मान लेना कि कर्नाटका में हुई थी, ठीक है। अरकोट नाम की एक जगह है चेन्नई के पास में, पहले भी बताया हूँ, नवाब ऑफ अरकोट। वो अरकोट एक इम्पोर्टेंट एरिया है चेन्नई के पास में, वो अरकोट को ही कर्नाटक बोलते थे, ठीक है, ठीक है। तो पहली वहाँ पे वार स्टार्ट हुई 1746 से 3 साल चली, और ये पहली वार स्टार्ट हुई, फर्स्ट कर्नाटिक वार। किस किस के बीच में ही? अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में। कोई लास्ट में रिजल्ट ऐसा कोई खास निकला नहीं, कोई विनर नहीं निकला। स्टार्ट कैसे हुई? मैंने पहले बोला ये लोग बहुत एक दूसरे को, मतलब दूसरी कंट्रीज पे पूरी दादागिरी करते थे, यूरोप में भी। तो यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसमें क्या हुआ कि वहाँ का जो राजा वाजा था वो ख़त्म हो गया या जो भी है, उसके सक्सेशन की वार स्टार्ट हो गई। सक्सेशन मतलब नेक्स्ट कौन बनेगा राजा। तो जो राजा बनने के जो दो दावेदार थे, एक को ब्रिटिश सपोर्ट करता था और एक को फ्रांस वाले सपोर्ट करते थे। तो अब वही लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वो लड़ाई दोनों स्टार्ट कर देगी, किसका राजा बनाएंगे। तो यूरोप में सक्सेशन वार स्टार्ट हुआ, और उसके चक्कर में इंडिया में भी लड़ाई स्टार्ट हो गई इन दोनों पावर्स के बीच में। तो क्या हुआ? सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, एक फ्रांस का एक नेवल अटैक कर दिया, मतलब समुद्र से अटैक कर दिया 1745 में, ठीक है। उसके बाद में जो डुप्लेक्स था वो तो था ही हीरो आदमी, उसने क्या किया कि फ्रांस, मैंने पहले बताया ब्रिटेन के 3 मेन जगह थी, कोलकाता, मद्रास और मुंबई। तो मद्रास उनके पास में पड़ता था पौंडुचेरी के। तो उसने क्या किया, तुमने हमारे नेवल मतलब हमारे शिप पे अटैक किया, हमारे उस पर नेवी वाले इलाके पे अटैक किया, हम आप पे अटैक करेंगे। तो उसने क्या किया, मद्रास के किले को कैप्चर कर लिया। मद्रास में कौन रहते थे? ब्रिटेन वाले। जैसे इसने कैप्चर किया, अंग्रेज़ों ने बोला, नवाब ऑफ कर्नाटक या अरकोट, वहाँ पे बाजू में नवाब था, वो अंग्रेज़ों का थोड़ा सा पिट्ठू था, उसको बोला कि भाई हमारी मदद करो, ये तो हमको मतलब हम पे कब्जा कर लिया। तो नवाब ने एक बड़ी आर्मी भेज दी वहाँ पे फ्रांस के खिलाफ लड़ने के लिए। और फ्रांस के पास में छोटी सी आर्मी थी, पर बहुत एफिशिएंटली अरेंज्ड थी। मैंने कल भी बताया था आपको कि इंडिया की आर्मी बहुत सही तरीके से अरेंज नहीं थी, वो मतलब रैंडमली लड़ते थे। पर फ्रांस में बहुत डिसिप्लिन आर्मी थी, तो उन्होंने थोड़ी सी आर्मी से ही इनको हरा दिया, इतनी बड़ी सेना को, अरकोट की सेना को। और इसके बाद में क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पता चल गया कि इंडिया के राजाओं में कितनी ताकत है, कोई खास ताकत नहीं है, ठीक है। और ये लड़ते रहे, फिर ऐसे ही छोटी छोटी आर्मी भेजते गया, कभी नवाब भेज रहा है उसको भी हरा दिए, इंग्लैंड वाले भी लड़ते रहते। ऐसे 3 साल तक लड़ाई स्टार्ट हुई, और फाइनली यूरोप में जहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई थी ऑस्ट्रिया के सक्सेशन के लिए, वहाँ पे उन्होंने, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला अरे रे माफ़ करो, अब आराम से रहेंगे। तो जब वहाँ पे लड़ाई ख़त्म हो गई तो पूरे वर्ल्ड में ही ख़त्म हो गई। तो वहाँ पे जो यूरोप में जो ट्रेटी हुई इसके लिए, एक्सला चैप्लेट, ये ट्रेटी हुई, संधि, और इसके तहत क्या बोला गया
कि भाई ठीक है, वहाँ पे ट्रीटी होती थी, वहीं बैठ के सारा का सारा खेल होता था। यहाँ इंडिया में कोई ट्रीटी वगैरह नहीं कर रहे ये लोग, देखो वहाँ वहाँ बैठते थे, वहीं पे सारी बात होती थी। अरे तुम लोग इंडिया में भी लड़ रहे हैं, हम लोग अमेरिका में भी लड़ रहे हैं, यार अब लड़ाई ख़त्म करो, बहुत लड़ाई लड़ ली, तो एक ट्रीटी करते हैं। ट्रीटी का नाम मैक्सला चैपले था। और इन्होंने क्या किया कि जो फ्रांस ने कब्जा कर लिया था मद्रास पे, तो बोला कि ये फ्रांस ने जो कब्जा किया है वो वापस से अंग्रेज़ों को दे दो। और अंग्रेज़ों ने बोला कि हम लोग आपको लुइसबर्ग अमेरिका में एक जगह है, वो हम आपको वापस से रिटर्न कर देंगे। देखो कहाँ हवा में बातें हो रही, बैठे हैं यूरोप में और कहाँ का डिसीजन ले रहे हैं, इंडिया का और अमेरिका का। तो ये देखो कैसे इन लोगों ने, छोटी छोटी कंट्री है, चिन्नी चिन्नी, आपको दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे ये क्या है। देखो मैं ऊपर दिखाता हूँ, इतनी सी कंट्री है ये पुर्तगाल, ठीक है। फ्रांस यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, और हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और अमेरिका तो बहुत बड़ा है। उनके बारे में वहाँ बैठे बैठे डिसीजन ले रहे हैं। लड़ाई कहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हुई सारी की सारी। और फिर यहाँ की सेना भी लड़ने लग गई और इधर अमेरिका की सेना भी लड़ने लग गई। फिर ट्रीटी भी इन्होंने यहाँ पे कर ली और बोला कि अरे तुमने फ्रांस वालों ने को बोला कि जो तुमने फ्रांस वालों ने बोला जो हमने लिया वो रिटर्न कर देंगे, और अमेरिका में जो ब्रिटेन ने बोला कि जो हमने ले रखा है उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो इनका खेल है। और ये देखो मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ये मद्रास है, ठीक है, और यहाँ पे पौंडीचेरी है। तो इन्होंने क्या कि इस पे कैप्चर कर लिया, और इस यहीं पे एरिया में अरकोट है या कर्नाटक है। तो यहाँ के नवाब ने इस पर अटैक कर दिया, तो इन्होंने वापस से लड़ाई लड़ी, और इसमें कर्नाटक वार बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया का नाम कर्नाटक है, जैसे पानीपत का नाम पानीपत है, ठीक है। चलो ये लड़ाई हो गई, ये ख़त्म हो गई 1748 में। फिर इनको तो चैन नहीं पड़ा एक साल बाद में, और वापस से बोला कि हम लोग लड़ाई, है ना, इनको बोला कि हम लोग फिर से लड़ाई लड़ेंगे भाई। अब लड़ाई लड़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। तो हुआ क्या, ये जो बंदा था ना डुप्लेक्स, ये तो पहले से इसके इंटरेस्ट बहुत थे यहाँ के लोगों में कि भाई यहाँ के राजा महाराजा में, कि मेरे हिसाब से राजा बनाऊंगा, मेरे हिसाब से चलाऊंगा इंडिया को। जब इसने देखा कि ये जो नवाब ने मेरे पे अटैक किया अरकोट के, मेरी तो छोटी सी सेना ने इसको हरा दिया, तो मतलब ये लोग तो वीक है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसने अपना और इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया अरकोट के मतलब सीट पे, अरकोट और उसके ऊपर कौन सा था, निजाम था, वहाँ पे अपने और इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया। अब अरकोट और निजाम हैदराबाद, इन दोनों पे भी सक्सेशन की लड़ाई स्टार्ट हो गई थी कि राजा नेक्स्ट नवाब कौन बने, नेक्स्ट निजाम कौन बने। यहाँ पे भी दो पार्टी, एक पार्टी को ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे हैं, एक पार्टी को फ्रांस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि भाई चलो फिर 6 साल तक ये लड़ते रहे ऐसे। इसमें एक रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक बंदा था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। इसने अरकोट पे कब्जा कर लिया, तो फ्रांस वाले बोले कि ये क्या नाटक है, अरकोट हमारे पास में आता है, आप लोग कब्जा कर लियो, तो अब हम भी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये लगभग कितने 6 साल तक लड़ाई लड़ी गई। और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, क्योंकि यूरोप में लड़ाई नहीं स्टार्ट हुई थी, इसलिए इन्होंने बोला कि लोकली हम लोग ट्रीटी कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। और इन्होंने सेटलमेंट किया कि भाई जो तुमने लिया वो हमको वापस से रिटर्न कर दो, हमने जो लिया वो भी हम रिटर्न कर देते हैं, आपस में भाईचारे से रहेंगे, और हम लोग किसी भी राजा महाराजा के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे उसके, कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो करने देंगे, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। पर ये लोग मानने वाले थोड़ा ना थे। बाद में तो इन्होंने पूरा पॉलिटिकल किया, पूरा कब्जा ही कर लिया सब राजा महाराजा को हटा के। इसी तरह से तीसरी कर्नाटक वार स्टार्ट हुई 54 के बाद में। 4 साल तक शांति से बैठे, और इन्होंने तो सेटलमेंट कर लिया था कि अब शांति से रहेंगे, पर यूरोप में वापस से एक और वार स्टार्ट हो गई। पहली और तीसरी वार यूरोप के कारण की वजह से स्टार्ट हुई, इसको बोलते हैं 7 ईयर्स वार। यूरोप में एक फेमस वार स्टार्ट होती 7 ईयर्स वार, वो भी इनके कुछ इम्पेरियलिज्म और इम्पेरियलिस्टिक उसके लिए स्टार्ट हुई, कि वही जैसे बिजनेस इंटरेस्ट और ये सब कुछ थे उनके चक्करों में स्टार्ट हुई। आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना इसके बारे में। और वहाँ पे वार स्टार्ट हुई, तो मैंने क्या बोला, जब वहाँ पे वार स्टार्ट होती थी यूरोप में, तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे फ्रांस और ये थे ब्रिटेन, हर जगह लड़ते थे। तो इंडिया में भी इन्होंने लड़ाई लड़ना स्टार्ट हो गई। 7 साल तक लड़ाई चली, इंडिया में तो 6 साल ही चली थी। और एक जो बैटल, जो मेन बैटल हुई जो इंडिया में, वो थी बैटल ऑफ वांडीवास। ये जरूर याद रखना, वांडीवास की बैटल। इसमें क्या हुआ, जो आयरे कोटे था
इंग्लिश था, इसने कूट दिया फ्रांस को। ये दोनों लड़ते रहते थे, 6 साल तक लड़ते रहे, इनकी सेना इधर उधर, और इसने लास्ट में कूटे साहब ने फ्रेंच को इतना बुरी तरह से हराया कि इनकी हालत टाइट कर दी। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, ब्रिटेन में भी वहाँ पे यूरोप में लड़ाई चल रही थी और इधर भी लड़ाई चल रही थी, और इधर वांडीवास में हरा ही दिया था इनको बुरी तरह से। तो यूरोप में लड़ाई फिर 6-7 साल के बाद में ख़त्म हो गई। वहाँ पे उन लोगों ने यूरोप में बैठ के ही एक ट्रीटी ऑफ पेरिस कर ली। ठीक है, अब पेरिस में इन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ तो इन्होंने 6 साल में इनका पूरा खात्मा कर दिया था फ्रेंच का, ब्रिटिशर्स ने। पर पेरिस में बोला कि यार नहीं, तुम ट्रीटी कर रहे हो तो थोड़ा शांति से करते हैं, और फ्रांस को 3-4 इलाके दे दिए, पौंडीचेरी, कराईकाल, माहे एंड यनम। ठीक है, कि तुम यहाँ से बिजनेस करो, है ना। ट्रीटी देखो यूरोप में हो रही है ये वाली। ठीक है, और इसके साथ में वांदीवास के बाद में और थर्ड कर्नाटका वार के बाद में इनके सारे के सारे अरमान सारे के सारे ख़त्म हो गए फ्रांस के। और फ्रांस ने बोला कि ठीक है, हम छोटी छोटी जगह हमको मिल गई है, हम यहाँ से ही बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जन्म हुआ ब्रिटिश सुप्रीम पावर का 1763 से, और यहाँ से ये लोग एक छत्र राज इनका स्टार्ट हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रांस वाले कुछ ना कुछ नहीं करते रहते थे। ये जो जैसे मैसूर के राजा को थोड़ा सपोर्ट करते थे कि ब्रिटिशर्स को भगाओ यहाँ से, फिर मराठास को सपोर्ट करते थे थोड़ा थोड़ा कि इन ब्रिटिशर्स को भगाओ। तो ये बीच बीच में कुछ कुछ करते रहते थे, जैसे टीपू सुल्तान की हेल्प कर दी थी बाद में। तो ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। मैंने जो पहले की वार्स बताई हैं, पहले वाला जो मराठा वाली बताई और ये मैसूर वाली बताई, ये सारी इसके बाद में हुई। जो अभी आज पढ़ाया ना, इसके बाद में ही सारा का सारा खेल स्टार्ट हुआ। तो आप ये मत सोचना कि वो वार पहले हो चुकी हैं और ये सारी वार बाद में हुई। मैंने ये चैप्टर बाद में पढ़ाया। ठीक है, तो ये चैप्टर मतलब ये पहले हो चुकी है सारी की सारी, कि ब्रिटिशर्स ने जो बाहर की पावर्स को कैसे ख़त्म किया, एक एक करके सबको कैसे ख़त्म किया। पहले तो पोर्चुगीज़ तो अपने आप ख़त्म हो गए थे। डच को क्या किया, बोले तुम इंडोनेशिया जाओ। उसके बाद में जो ये डेनिश थे, उनको क्या बोला कि उनका सामान उनका खरीद लिया, सारी फैक्ट्री वैक्ट्री उनको भेज दिया वापस। और फ्रेंच के साथ में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, कर्नाटिक वार्स, और इनको भी सेटल कर दिया। उसके बाद में इन्होंने देखा कि यार ये तो बाहर के लोग सेटल हो गए, अब इंडिया में कौन कौन सी सुप्रीम पावर है। मुगल तो पहले ख़त्म हो चुके थे। फिर इनके सामने आए मराठाओं को हमने निपटा दिया। तीन बैटल हुई, सारी बता चुका हूँ मैं। उसके बाद में कौन लगा इनको, निज़ाम के साथ में तो सेटलमेंट कर लिया इन्होंने, सब्सिडरी अलायंस। फिर कौन सा बचा, एक और बचा मैसूर, उसके साथ में 4 युद्धों में उसको ख़त्म कर दिया। तो मतलब एक ऑर्डर है, पहले फॉरेन पावर्स को ख़त्म किया गया और उसके बाद में इंडियन पावर्स को ख़त्म किया गया। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आप लोग इस तरह से सोचिए, पहले हो चुका। ठीक है, ओके। अब यहीं तक था। आप लोगों ने असाइनमेंट 21 लोगों ने जमा करा दिया असाइनमेंट, पर सबने नहीं कराया। ठीक है, इसमें गौरी और माधुरी आपका असाइनमेंट जमा नहीं हुआ, फ़ोटो अटैच नहीं हुआ, आप लोग देख लीजिएगा।